नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है मां भवानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे साइंस मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्योंकि कल हम लोग साइंस मॉडल पेपर के 80 ऑब्जेक्टिव को खत्म किए थे। आज हम लोग इसके साइंस मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करें। उस साइंस मॉडल पेपर 2 है, ये साइंस मॉडल पेपर 2 है। क्या साइंस मॉडल पेपर 2 पर हम लोग बात कर रहे हैं और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करें। आज लमसम हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे इसमें, और 2 अंक वाला ये प्रश्न है, 2 अंक वाला बिहार बोर्ड के लिए और एग्जाम 2026 के लिए, क्लास 10th के लिए, है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश, पहला नंबर क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए। सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमें दिखाई नहीं देते। तो आइए इसका आंसर क्या है बताते हैं। इसका आंसर लिखे हैं कि सूर्य के प्रकाश में कई घटक होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कई घटक होता है, बहुत सारा किरण होता है, उसमें पाया जाता है। तो कई घटक होते हैं जिनमें से केवल दृश्य स्पेक्ट्रम ही हमारी आंखों को दिखाई देता है। दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब जो देखने वाला होता है किरण, वही दृश्य स्पेक्ट्रम को ही हमारी आंखों को दिखाई देता है, और दृश्य स्पेक्ट्रम को नहीं दिखाई देता है। तो लिखे 2 मुख्य घटक, 2 मुख्य अदृश्य घटक। एक तो पहला हो जाएगा तुम्हारा अवरक्त किरण जो होता है, अवरक्त किरण, और दूसरा जो होता है वो पराबैंगनी किरण होता है। क्या होता है? पराबैंगनी किरण। अवरक्त किरणें ऊष्मा के रूप में महसूस की जाती है। अवरक्त किरण को हम लोग ऊष्मा के रूप में महसूस करते हैं, और पराबैंगनी किरण जो होता है इसे अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं। पराबैंगनी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, और इनका उपयोग कीटाणु शोधन में होता है। तो याद रखना कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के 2 घटक का नाम बोलेगा लिखने के लिए, जो कि हमको नहीं दिखाई देती है। तो उसका 2 घटक है, एक तो हो जाएगा अवरक्त किरण और दूसरा हो जाएगा पराबैंगनी किरण होता है। ये 2 घटक होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म किया, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 1 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि रोटी और केक, मतलब रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला बात कि हम लोग बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाबू इसको याद रखना, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कोई दिक्कत? बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो हम लोग चलते हैं इसका आंसर में कि रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर लिखिए, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक खाद्य अम्ल, मतलब करा कि बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक खाद्य अम्ल। खाद्य अम्ल में तुम टार्टरिक अम्ल ले लो, जैसे कि टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। कौन? बेकिंग पाउडर। याद रखना, बेकिंग पाउडर जो होता है उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण होते हैं। किसके मिश्रण होते हैं? टार्टरिक अम्ल के मिश्रण होते हैं। इसके बाद आगे है, होता है आगे है जब इसे पानी के साथ मिलाया जाता है और गर्म किया जाता है।
पानी के साथ मिलाए, उसको साने, जैसे मैदा को साने केक बनाने के लिए, या तो रोटी बनाने के लिए आटा को साने, पानी के साथ मिलाए किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो और गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसे अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस आटे में बुलबुले बुलबुले बनाते, कैसा बनाता है, बुलबुले बनाती है, बुलबुले बनाती है, जिससे रोटी और केक हल्के, नरम और स्पंजी हो जाते हैं। क्या होते हैं, जिससे रोटी और केक सब देखना, ऐसे दाबेगा तो फूलेगा, बैठेगा बैठेगा फूलेगा, हल्के, नरम और स्पंजी बनाते हैं। तो किसी चीज में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डालते हैं, किसी खाने पदार्थ में अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम डालेंगे तो वो क्या बनाएगा, नरम हल्का बनाएगा, केक को हल्का बनाएगा, नरम बनाएगा और स्पंजी बनाएगा। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताइए। तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि बताइए। तो हम लिखे इसका आंसर, तंत्रिका तंत्र के कार्यों के बारे में बताइए। इसका आंसर हम लिखे, उत्तर लिखे कि तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों और प्रणालियों के बीच समन्वय और नियंत्रित स्थापित करता है। समन्वय और नियंत्रित स्थापित करता है सभी अंगों के बीच, शरीर के सभी अंगों के बीच समन्वय और नियंत्रण स्थापित करने का कार्य कौन करता है, तो बोलना तंत्रिका तंत्र करता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, शरीर के सभी अंगों और प्रणालियों के बीच समन्वय और नियंत्रण स्थापित करने का कार्य कौन करता है, तो बोलना तंत्रिका तंत्र करता है। यह बाहरी उद्दीपनों जैसे कि गर्मी, ठंडा, दर्द के प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। अगर किसी जगह दर्द करता है तो ये तंत्रिका तंत्र सूचना पहुंचाता है। जैसे पैर में चोट लग गया तो जब चोट लगता है तो उस समय पता नहीं चलता है, कुछ देर के बाद पता चलता है। वो कौन पहुंचाने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावे यह सोचने, सीखने, याददाश्त और भावनाओं जैसी सभी उच्च स्तरीय मानसिक को नियंत्रित करता है। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य यही था, याद रखना। तंत्रिका तंत्र का कार्य था कि शरीर के सभी अंगों के बीच, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के सभी अंगों के बीच समन्वय और नियंत्रण स्थापित करने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। मॉडल साइंस मॉडल पेपर 2 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड का दामाद है, समझो कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड का दामाद है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए देखते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। करा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 5 नंबर में पूछेगा तो 5 तो बताना है अंतर, और 2 नंबर में पूछेगा तो मात्र 2 गो अंतर बताना है। तो हम इसका आंसर लिखे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। कॉपी में जस्ट इसी तरह लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा इस तरह लिखने के बाद। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। कॉपी के बीच में एक लकीर खींच देना है, लाइन, और एक तरफ लिखना उत्तल लेंस और दूसरे तरफ लिखना अवतल लेंस, और उसको थोड़ा हाईलाइटेड कर देगा एग्जाम में। एक तरफ लिखना उत्तल लेंस और दूसरे तरफ लिखना है अवतल लेंस लिखना है। तो हम 1 नंबर में लिखे इसका उत्तल लेंस तरफ कि यह लेंस किनारे की अपेक्षा, किनारे की तुलना में
बीच मोटा होता है। तो उत्तल लेंस होता है कि इस तरह होता है, इस तरह होता है उत्तल लेंस। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या मोटा, देखो किनारे क्या पतला है, पतला है, और बीच में क्या है मोटा है। तो किनारे की अपेक्षा ये क्या होता है, बीच में मोटा होता है। और हम अवतल लेंस तरफ लिखिए कि यह लेंस किनारे पर मोटा, देखो किनारे पर अवतल लेंस जो होता है इस तरह होता है, किनारे पर होगा मोटा। तो देखो किनारे इसका मोटा है, मोटा, बीच क्या है पतला है, पतला, देखो है ना। तो यह लेंस किनारे पर मोटा और बीच पतला होते हैं। दोनों का बता दिए एक तो। अब इसका दूसरा नंबर लिखे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस, देखो दूसरा नंबर अवतल लेंस तरफ, इसकी फोकस दूरी मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, -VE होता है, ऋणात्मक होता है। अब इसका तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देख लो तीसरा नंबर, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसका तीसरा नंबर देखते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसका चौथा नंबर है, यह वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। सबसे बड़ा बात है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस ये वस्तु का काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दो तरह का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन, उत्तल लेंस। लेकिन हम अवतल लेंस में बात करेंगे तो यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। किसका कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक। तो ये दो बात याद रखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक ना। तो उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल लेंस वस्तु का सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस किनारे की तुलना में बीच में क्या होता है, इसका मोटा होता है। अवतल लेंस किनारे पर मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चार अंतर हम इसमें बताए, एक अंतर और बता देते हैं, एक अंतर हम और बता देते हैं, क्योंकि कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है क्वेश्चन, तो इसको मिटा करके हम एक अंतर इस जगह और बता देते हैं। एक अंतर हम और बता देते हैं। देखो एक अंतर हम इसका बता देते हैं, उत्तल लेंस जो होता है ना, पांचवा अंतर बताते हैं। पांचवा अंतर, यह किरणों को अभिसारित करता है। क्या करता है, अभिसारित, अभिसारित करता, यह किरणों को अभिसारित करता है। याद रखना, उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है। इसका पांचवा अंतर बता रहे हैं, अवतल लेंस मतलब यह किरणों को अपसारित करता है। क्या करता है, अपसारित करता, अपसारित करता। याद रखना, उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है और अवतल लेंस या किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। एक बात याद रखना कि उत्तल लेंस का उपयोग अगर पूछे तो उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग दूर दृष्टि दोष में करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। और अवतल लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं। किस में करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में। निकट दृष्टि नहीं लिखे, बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में कहते हैं। तो इतना बात याद रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यह किरणों को अभिसारित करता है, यह किरणों को अपसारित करता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब 2 नंबरिया क्वेश्चन है, याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, बहुत अच्छा से इसको लिखे, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या, आधुनिक आवर्त नियम क्या है।
तो हम लोग आधुनिक आवर्त नियम के बारे में जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसको किसने दिया है? तो बोला आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले साहब ने दिया है, मोसले ने दिया है। और मोसले ने परमाणु संख्या के क्रम में तत्वों को सजाया था, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया था। इसे डोबराइनर था, मेंडलीव था, ये सब परमाणु भार के आधार पर सजा रहा था, जिसके कारण आवर्त नियम नहीं बना। तब उसके बाद अंतिम में आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले साहब ने किया था। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो इसका आंसर लिखे, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, किसका? एलिमेंट्स का, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात किसने कहा? मोसले साहब ने कहा आधुनिक आवर्त सारणी में। किसका आवर्ती फलन होता है? तो उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में हुआ कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अगर हम यहां तक भी लिख देंगे तो 2 नंबर दे देगा, उससे आगे हम लिख दिए यह नियम मेंडलीव आवर्त नियम का एक सुधार है। मेंडलीव साहब ने कुछ दिन पहले एक आवर्त नियम को दिया था। उस आवर्त नियम में मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। किसमें सजाया था? बढ़ते क्रम में सजाया था, जिसके कारण मोसले साहब आया और उसमें उन्होंने सुधार कर दिया। और सुधार क्या क्या कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में बोल दिया, जिसके कारण ये आधुनिक आवर्त सारणी बन गया। और जिसने तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया था, परमाणु भार के आधार पर ही मेंडलीव ने किया था, जिसके कारण वो गलत हो गया था। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी ये मोसले साहब ने दिया, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आवर्ती फलन पे सजाया, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है? लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है? तो इसका आंसर है, उत्तर लिखे हम लोग कि लोहे को जंग लगने से बचाने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। जंग लगने से रोकने के लिए इसकी सतह पर पेंट या तेल लगाया जाता है। मतलब कि कोई भी चीज लोहा का है तो उस पर अगर हम पेंट कर देंगे, पेंट या उस पर कुछ तेल लगा देंगे तो उससे क्या होता है? जंग लगने से बच जाता है। एक और प्रभावी तरीका है, एक और प्रभावी तरीका जस्तीकरण, जस्तीकरण है। एक प्रभावी तरीका जस्तीकरण, जिसमें लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है? तो बोले लोहे को जंग लगने से बचाने के कई तरीके हैं। जंग लगने से रोकने के लिए इनकी सतह पर पेंट या तेल लगाया जा सकता है। और एक और प्रभावी तरीका जस्तीकरण कहते हैं। जस्तीकरण में होता है कि इसमें जिसमें लोहे पर जिंक की धातु की पतली परत को चढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया 6 नंबर। क्वेश्चन 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? संयोजकता से, संयोजकता से आप क्या समझते हैं? ऑक्सीजन की संयोजकता को लिखिए, मतलब संयोजकता से आप क्या समझते हैं, और ऑक्सीजन की संयोजकता को लिखने के लिए कह रहा है। तो हम इसका आंसर लिखे, देखो संयोजकता जो होता है किसी तत्व के बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग संयोजकता कहते हैं। देखो आओ लिखे इसका आंसर, देख लो। संयोजकता से आप क्या समझते हैं? लिखे संयोजकता, संयोजकता को इंग्लिश में वायलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायलेंसी कहते हैं। संयोजकता किसी भी तत्व
का एक परमाणु की वह क्षमता होती है। संयोजकता किसी भी तत्व का एक परमाणु की वह क्षमता होती है जिसमें वह अन्य परमाणुओं के साथ रासायनिक बंधन बनाता है। संयोजकता किसी अन्य परमाणु की वह क्षमता होती है जिसमें वह किसी अन्य तत्वों के साथ रासायनिक बंधन बनाता है। यह किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो पूछेगा संयोजकता किस पे निर्भर करती है, तो बोला किसी भी परमाणु के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। और लिखे, और ये इलेक्ट्रॉन ही यह निर्धारित करते हैं कि कोई परमाणु कितने बंधन बना सकता है। कोई परमाणु कितने बंधन बनाता है ये कौन निर्धारित करता है, तो बोलना संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही निर्धारित करते हैं। जैसे कि इसमें नीचे दिया है ऑक्सीजन की संयोजकता को लिखे, तो हम लोग ऑक्सीजन की संयोजकता को देखते लिखो। ऑक्सीजन की संयोजकता की बात करें तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। कितना होता है? 2। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अब कैसे ऑक्सीजन की संयोजकता 2 निकाले देख लो यहाँ पे। ऑक्सीजन O 8 होता है परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो इसका 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जिसकी 72 कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उस इलेक्ट्रॉन की संयोजकता वही होती है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहती है तो उसकी संयोजकता 1 2 3 4 ही होती है। और जब उसकी 72 कक्षा में 5 6 इलेक्ट्रॉन 7 या 8 रहे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी संयोजकता निकालने के लिए, जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता निकालेंगे तो संयोजकता निकालना तो इसको क्या करना, 8 में घटा देना। 8 में घटा दो 6 को तो क्या निकले, 8 में 6 गया तो 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाएगा, 2। वही तो लिखिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग देख लिए संयोजकता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए संयोजकता किसी भी तत्व का एक परमाणु की वह क्षमता जिससे वह अन्य परमाणु के साथ रासायनिक बंधन मतलब जुटता है। जैसे हम बोले कि NaCl, इसमें क्या हुआ, ये परमाणु एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, ये ग्रहण किया, तब ये दोनों बंध बनाया आपस में ऐसे करके, तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। सोडियम की संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। अगली बार शायद पूछा गया क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। देखो आवर्त सारणी में अगर बात करेंगे तो उत्कृष्ट गैसों को ग्रुप नंबर 18 में रखा, वर्ग नंबर 18 में रखा, याद रखना, इसलिए अलग रखा है। तो याद रखना इसको अलग क्यों रखा गया। क्वेश्चन समझ गया ना कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। उत्कृष्ट गैस उसी को कहते हैं जिसकी 72 कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 बचता है, तो उसी को हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग दिए कि उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में एक अलग समूह में रखा गया है क्योंकि उनके कुछ विशेष गुण हैं जो उन्हें अन्य तत्वों से अलग करती है। उत्कृष्ट गैसों में कुछ विशेष गुण पाया जाता है, इसलिए उनको आवर्त सारणी में अलग रखा गया है। जैसे अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उत्कृष्ट तत्वों का एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे कि हम लिखे यहाँ उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन के बाहरी कोश पूरी
तरह से भरे होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका तोड़ते हैं उत्कृष्ट गैसों का, तो इसका बाहरी कक्षक पूर्ण तरह से भरा रहता है। जैसे एक दो तो तोड़ के दिखाते हैं, जैसे हीलियम का तोड़ते हैं H2 का 2 हो जाएगा। जैसे कि नियॉन का तोड़ते हैं, नियॉन का Ne कितना होता है 10 होता है, इसका तोड़ेंगे तो 2 8 होता है। देखो 8 अष्टक पूरा हुआ है। नियॉन के बाद आर्गन का तोड़ते हैं, आर्गन Ar 18 होता है, 18 का तोड़ेंगे क्या होगा 2 8 8 हो जाएगा। देखो इसकी अष्टक पूरा हुआ है, तो बाहरी कक्ष क्या होता है पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इसी कारण से वे बहुत स्थिर होते हैं और उनमें उसमें रासायनिक अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। इसलिए आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया। जितने भी उत्कृष्ट गैस है वो दूसरे से रासायनिक बंधन नहीं करता, इस बात को याद रखना। तो समझ गया कि उत्कृष्ट आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो बोलना उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में एक अलग समूह में रखा गया है क्योंकि उनमें कुछ विशेष गुण है जो उन्हें अन्य तत्वों से अलग करती। उत्कृष्ट गैसों का 1-2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ दिए, तो याद रखना क्या होता है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसका। तो हम लोग उत्कृष्ट गैसों को देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे आते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। इसको इंपॉर्टेंट कीजिए सर। समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। अगर हम समजातीय श्रेणी की बात करते हैं, समजातीय श्रेणी की, तो देखो क्या होता है इसका आंसर। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक प्रतीकात्मक समूह कर। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक प्रतीकात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखो प्रतीकात्मक समूह क्या होता है एक श्रृंखला। जैसे हम बोले CH3 CH2 CH2 और OH दे दिए, तो OH जो आ गया, ये OH क्या है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है फंक्शनल ग्रुप। FG लिख दिए फंक्शनल ग्रुप है। OH क्या है एक फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्रियाशील समूह इसी को कहते हैं। क्रियाशील समूह एल्कोहल का क्रियाशील समूह OH हो जाएगा। तो वही लिखा है समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक प्रतीकात्मक समूह, प्रतीकात्मक समूह को हम क्रियाशील समूह भी बोल सकते हैं। क्रियाशील समूह मौजूद होता है। इस श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। मतलब प्रतीकात्मक समूह का जो सदस्य होते हैं उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, सभी समान होता है। क्या होता है समान होते हैं और संरचनात्मक सूत्र में एक नियमित अंतर होता है। संरचनात्मक सूत्र में एक नियमित अंतर होता है। देख लो संरचनात्मक सूत्र में एक नियमित अंतर, यहाँ CH2 का अंतर, यहाँ भी CH2 का अंतर है। जितना बड़ी संख्या ले लो, देखो जैसे कि हम लिए CH3 फिर CH2 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 CH2, देखो सब में CH2 का अंतर, CH3 देखो सबके बीच में CH2 का अंतर है। तो याद रखना यह एक ऐसी श्रृंखला होती है, समजातीय श्रेणी जो होता है एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक गो कम से कम एक गो फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहेगा। और दूसरा बात क्या होना चाहिए उसमें कि एक प्रतीकात्मक मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है, एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहेगा और उसका उस श्रृंखला का रासायनिक गुण एक समान होना चाहिए और उसके बीच का अंतर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इस श्रेणी के किन्हीं भी दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है। कौन समूह का अंतर होता है, CH2 समूह का अंतर होता है। तो याद रखना समजातीय श्रेणी, ये बिहार बोर्ड का दामाद है बाबू। समजातीय श्रेणी 2026 के लिए बोल रहे हैं इसको, 2026 के लिए। समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन लिखे कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, एकदम याद रखना समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को याद रखना। तो समजातीय श्रेणी समझ गया, फंक्शनल ग्रुप समझ में करता है कि केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप OH होता है, CHO होता है, एल्डिहाइड का, कीटोन का CO होता है, ईथर का O होता है। तो ये सब क्या होता है फंक्शनल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप रह सकता है इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर
10 खत्म हो गया। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सूचक क्या है। क्या है? सूचक। सूचक क्या है? एक सूचक का नाम लिखिए। सूचक क्या है? पहले तो बात है कि सूचक क्या है और एक सूचक का नाम भी लिखना है। तो हम लोग देखते हैं सूचक क्या है। एक सेकंड जैसे पानी पीने दो। सूचक क्या है? तो देखते हैं सूचक क्या है। तो लिखना, सूचक इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ है जिस तरह गाड़ी में दोनों तरफ एक इस साइड और इधर भी एक छोटा छोटा बल्ब रहता है, वो इंडिकेटर की तरह काम करता है। वो सूचना देता है कि दाएं जाना है कि बाएं जा रहा है गाड़ी। तो उसी तरह किसी भी विलयन में सूचक ये बात को बताता है कि विलयन कितने अम्लीय है या कितना उदासीन है या कितना भी क्षारीय है। यही बात बताता है। सूचक का काम यही होता है। तो देख लो, सूचक, सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं, ठीक ना। इंडिकेटर, सूचक को क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। सूचक एक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक पदार्थ होता है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। मतलब सूचक का काम हम लोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि कोई विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है या कितना उदासीन है। इसी को पता लगाने के लिए हम लोग सूचक का प्रयोग करते हैं। या अपना रंग या गंध, रंग को बदल देता है सूचक। अगर कोई भी क्षारीय विलयन में हम कोई सूचक को डालेंगे, चाहे उसका रंग बदलेगा, लाल हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा या पीला रंग हो जाएगा हल्दी को डालेंगे तो इस तरह का रंग या गंध बदल करके विलयन की प्रकृति को दर्शाता है। विलयन की नेचर को क्या करता है? वो प्रदर्शित करता है, नेचर को प्रदर्शित करता है। कौन? सूचक। तो एक सूचक का नाम पूछा था तो हम एक सूचक का नाम दिए, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र जो होता है एक सूचक होता है। हम लिटमस लिखे, लिटमस पत्र लिख देना। लिटमस पत्र होता है, एक फिनोप्थेलिन होता है, मेथिल ऑरेंज होता है। प्राकृतिक सूचक अगर पूछे, अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, तो बोलना प्राकृतिक सूचक का नाम लिखने के लिए कहेगा तो बोलना हल्दी। हल्दी एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है बाबू, याद रखना। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। तो सूचक को समझ गए आप लोग? सूचक समझ गए? सूचक तो कहीं कोई दिक्कत ना। सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो विलयन की प्रकृति को बताता है, विलयन की नेचर को बताने का काम कौन करता है? तो बोलना सूचक करता है कि विलयन कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, कितना उदासीन है। अगर हम बात करें, कोई भी विलयन अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान जो होगा, पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, याद रखना। और कोई भी विलयन क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो बोलना 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, अधिक। पीएच मान कितना होगा? तो बोलना पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब कोई भी विलयन उदासीन होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो बोलना पीएच मान 7 के बराबर, 7 के बराबर, 7 के बराबर होता है। तो ये बात ही हम सब समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बायोगैस संयंत्र क्या है। ये सब क्वेश्चन 2 अंक में पूछेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन बता रहे बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझो एग्जाम की दृष्टि से, बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायोगैस संयंत्र क्या है? बायोगैस संयंत्र क्या है? तो हम लोग लिखे कि बायोगैस संयंत्र एक ऐसा उपकरण है, बायोगैस संयंत्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें जैविक कचरे कौन कौन होता है? जैविक कचरे जो मतलब सड़ गल अवघटित हो जाता है। जैविक कचरे जैसे कि पशुओं
के गोबर, फसलों के अवशेष, घरों में केले का छिलका, ये सब मतलब जो अवघटित होने वाला पदार्थ था उसी को जैविक कचरे कहते हैं। और अजैविक कचरे जैसे प्लास्टिक हो गया, पन्नी हो गया, ये सब अवघटित होने वाला पदार्थ नहीं है। जैविक कचरा जो अवघटित होता है और जो अवघटित नहीं होता उसे अजैविक कहते हैं। तो जैविक कचरे जैसे कि पशुओं के गोबर, फसल के अवशेष और रसोई अपशिष्ट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित किया जाता है। सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया द्वारा विघटित किया जाता है। इस प्रक्रिया से बायोगैस मीथेन, मीथेन का सूत्र CH4, बायोगैस। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का उदाहरण है, तो याद रखना बायोगैस का उदाहरण कौन है, मीथेन बाबा है। कौन है, मीथेन। बायोगैस मीथेन का एक ज्वलनशील और जैविक खाद्य का उत्पादन होता है। एक ज्वलनशील और जैविक खाद्य मतलब मीथेन एक जैविक खाद्य, मीथेन का एक ज्वलनशील और जैविक खाद्य का उत्पादन होता है जो ऊर्जा और कृषि के लिए उपयोगी होते हैं, जो ऊर्जा और कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। अगर इस जगह ये नहीं हो लिख सकता है मीथेन, ज्वलनशील नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत ना है, तो लिखना है क्या, इस प्रक्रिया से बायोगैस मीथेन जैविक खाद्य का उत्पादन होते हैं जो ऊर्जा और कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। ये बायोगैस संयंत्र क्या है तो हम इसको समझा दिए। देख लो बढ़िया से देख लो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति सूक्ष्म जीवों द्वारा इसको विघटित किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को भी देख लिए। अब 12 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अग्रसर करते हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्या है, तो बोला नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के परमाणुओं नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन क्या है, तो बोला नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के परमाणुओं नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। हल्के नाभिक में जैसे हीलियम आता है और इस प्रक्रिया क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। और इसमें यह प्रक्रिया सूर्य और अन्य तारों के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पूछेगा तारों और अन्य ऊर्जा का मुख्य, सूर्य के अन्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो बोला नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन बोले नाभिकीय संलयन क्या है, तो बोला नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। स्वाद कलियां, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का है स्वाद कलियां क्या है, तो बोलो स्वाद कलियां जीव पर मौजूद, स्वाद कलियां जीव पर मौजूद सूक्ष्म संवेदी अंग है। जीव पे जो मौजूद होता है, छोटी छोटी कली जो मौजूद होता है वही संवेदी अंग है जो हमें भोजन के विभिन्न स्वाद मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा का पता लगाने में मदद करती है। ये कलिकाएं विशेष कोशिकाओं से बनी होती है जो मस्तिष्क को स्वाद की जानकारी भेजती है जिससे हमें भोजन का स्वाद महसूस होता है।
तो ये कलियां कहाँ पाई जाती है? स्वाद कलियां। तो बोलना स्वाद कलियां जीभ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जीभ में। जीभ में छोटी छोटी कलियां होती है। वही हमको क्या पता लगाने में मदद करता है? भोजन का मीठा है कि खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, यही सब पता लगाने में ये कली मदद करती है। तो वही लिखे स्वाद कलियां जीभ पर मौजूद सूक्ष्म संवेदी अंग है। सूक्ष्म तो छोटा छोटा अंग होता है जो हमें भोजन के विभिन्न स्वाद, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा का पता लगाने में मदद करती है। ये कलिकाएं विशेष कोशिकाओं से बनी होती है। पूछेगा स्वाद कलिकाएं किससे बनी होती है? मतलब विशेष कोशिकाओं से बनी होती है जो मस्तिष्क को स्वाद की जानकारी भेजती है। तो मस्तिष्क को एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि मस्तिष्क को स्वाद की जानकारी भेजने का कार्य कौन करती है? तो बोलो स्वाद कलियां करती है। स्वाद कलियां करती है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पुरुष नसबंदी की परिभाषा दे। पुरुष नसबंदी की परिभाषा दे। तो इसका उत्तर लिखे हम लोग। पुरुष नसबंदी अभी तो बहुत कम होता, लेकिन पहले के जमाने में कहता था कि पुरुष नसबंदी भी किया जाता था। तो पुरुष नसबंदी की परिभाषा दे। तो बोलो कि पुरुष नसबंदी का एक शल्य चिकित्सक तरीका, मतलब पुरुष का नसबंदी जो करता है डॉक्टर सब करता है, इसलिए लिखे यह एक शल्य चिकित्सक तरीका है जिससे जन्म नियंत्रण के उपयोग किया जाता है। जन्म नियंत्रण के उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु को वीर्य तक ले जाने वाली नालिका, मतलब शुक्राणु को जो वीर्य तक ले जाने वाली नालिका रहता है, उस नालिका को क्या करता है? या तो काट दिया जाता है या तो उसको किसी चीज से बांध देता है। नालिकाओं को काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है। तो यह शुक्राणुओं को वीर्य में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे गर्भधारण नहीं होती है। तो जनसंख्या में क्या नहीं होगा? वृद्धि नहीं होगा। तो पुरुष नसबंदी की परिभाषा यही था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन कराए सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस मॉडल पेपर 2 का कराए। साइंस मॉडल पेपर 2 और बिहार बोर्ड में सब प्रश्न आने वाला है। नहीं तो एग्जाम दे करके आइएगा तब इस वीडियो को देखिएगा, तब पता चलेगा कि हम क्या बोलते थे। तो ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने वाला प्रश्न है बाबू, याद रखना, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले जो है हम लोग 4 वीडियो में इस साइंस मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव कर लिए। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव किए हैं। वो 80 ऑब्जेक्टिव के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव, और इसमें हम लोग 15 सब्जेक्टिव किए, 15 2 अंक वाला प्रश्न किए हैं। कितना? 15 2 अंक वाला प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो सब याद रखना। अगर जो भी बच्चा इस वीडियो को नहीं देखा साइंस मॉडल पेपर 2 को, तो पीछे में जाकर के प्लेलिस्ट बना यूट्यूब पे, वहां पे जाकर के इस वीडियो को देख ले। निश्चित देख करके एग्जाम में जब भी बैठे तो इस वीडियो को देख करके बैठना है। क्वेश्चन यहीं से आएगा बाबू। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।